आपके अपने YouTube चैनल उड़ान द फ्लाई पर आपका स्वागत है। और आज इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक बार पुनः हम हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन पर चर्चा करने जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले के वीडियो में हमने एक क्रमबद्ध तरीके से पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्र पाषाण काल पर हम लोगों ने चर्चा की, और जिसके तहत हम लोगों ने मानव के एक विकास को क्रमिक रूप से देखा, जहाँ शिकार, पशुपालन, कृषि और अस्थायी बस्ती एक परिपक्व बस्ती के रूप में, और अंततः हम भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता जिसे हम हड़प्पा के नाम से जानते हैं, हम हड़प्पा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता का उद्भव, उसका विकास, विस्तार, इन सारे पहलुओं पर चर्चा हो चुकी है। विस्तार के संदर्भ में हमने भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान के प्रमुख क्षेत्रों के बारे में बात की, और हम लोगों ने यह भी देखा कि अमुक अमुक प्रांत में वो कौन से महत्वपूर्ण हड़प्पाई स्थल हैं जिनका संबंध अमुक प्रांत से है, और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। उन सारे संदर्भों में आपसे बात हो चुकी है इसके पहले के वीडियो में। आज हम जो बात करेंगे आपसे वो हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन से जुड़ा होगा। भारत का हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम देख रहे हैं कि वर्तमान समय का जो विकास है, नगरों का निर्माण हो रहा है, उसमें भी कहीं न कहीं वह निवेश प्रदान कर रहा है। हम हड़प्पाइयों से बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं और कहीं न कहीं आज के समय में उसे हम मूर्त रूप दे रहे हैं। तो हड़प्पा का चैप्टर हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि हड़प्पाइयों से बहुत अच्छी चीज़ें सीख करके हम वर्तमान को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और इतिहास का उद्देश्य भी है कि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अतीत का पुनरावलोकन करना और एक अच्छे भविष्य का निर्धारण करना। तो हम कि सुंदर भविष्य के लिए हड़प्पा के नगर नियोजन को पढ़ने जा रहे हैं, और कमोबेश यही कारण है कि हड़प्पा का नगर नियोजन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आए दिनों चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो, हर जगह पूछे जा रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करिए। तो इस तरह के प्रश्न आपसे उठते हैं, तो हम यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन पर बात कर रहे हैं और एक एक पहलू पर हम लोग बात करेंगे और देखेंगे। जैसे आप देखिए, जो पहला टॉपिक है वो है हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन। हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन, और नगर में देख रहे हैं सैंधों नगरों का निर्माण चेसबोर्ड ग्रिड पद्धति पर हुआ था। चेसबोर्ड ग्रिड पद्धति का मतलब आप जानिए, ये इस आकार में आपको नगर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर सड़कें एक दूसरे को समकोण काट रही हैं। अधिकांश हड़प्पाई नगर दो भागों में विभक्त हैं। अधिकांश जो हड़प्पाई नगर हैं वो समतल भूमि पर बनाए गए हैं और उन्हें दो भागों में विभक्त किया गया है। एक पूर्वी टीला है और एक निचला नगर है, जिसे हम दुर्ग या गढ़ी के नाम से भी जानते हैं। पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। पूर्वी टीला को दुर्ग कहते हैं, जहाँ शासक रहते थे, जबकि पूर्वी टीला को निचला नगर की संज्ञा दी जाती थी। ये आवासीय क्षेत्र था। ये क्या था? आवासीय आम जनमानस का क्षेत्र था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला जो एक समतल भूमि पर बनाए गए हैं, और प्रायः इन्हें दो भागों में बांटा जाता था, पूर्वी और पश्चिमी टीला। हम यह भी देख रहे हैं, अपवाद है, धौलावीरा का विभाजन दो भागों में ना होकर के तीन भागों में हुआ है। और जब जब ऐसा अपवाद रहेगा वह क्वेश्चन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। धौलावीरा में मध्य क्षेत्र भी है। पूरे हड़प्पाई स्थल दो भागों में बटे हुए हैं, लेकिन धौलावीरा एकमात्र महत्वपूर्ण स्थल है जो, या कहिए जिसका विभाजन तीन भागों में किया गया है। तो धौलावीरा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। धौलावीरा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका विभाजन कितने में? तीन भागों में किया गया है। हम सुरक्षा प्राचीर के बारे में, हड़प्पा सभ्यता का जो दूसरा महत्वपूर्ण विशेषता है वो सुरक्षा प्राचीर है, और हम देख रहे हैं सुरक्षा प्राचीर के बारे में। क्यों सुरक्षा प्राचीर का निर्माण होता था? तो हम देख रहे हैं बाढ़ एवं सुरक्षा को ध्यान में रखकर सुरक्षा प्राचीर का निर्माण किया जाता था। बाढ़ और सुरक्षा को ध्यान में रख करके, यानी कहीं जल का बाढ़ आए या सुरक्षा के निमित्त ध्यान रख करके सुरक्षा प्राचीर का निर्माण किया जाता था। तो हम देख रहे हैं हड़प्पाई सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखते थे,
जिसमें चलते हुए उन्होंने सुरक्षा प्राचीर का निर्माण कराया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा में सुरक्षा प्राचीर के प्रमाण प्राप्त होते हैं। हड़प्पा से भी प्राप्त हो रहे हैं, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा से भी सुरक्षा प्राचीर के प्रमाण प्राप्त हैं। यहाँ दुर्ग और निचला नगर को घेरे जाने का भी प्रमाण प्राप्त होता है। जबकि लोथल और सुरकोतड़ा में गढ़ी और निचला नगर को एक ही सुरक्षा दीवार से घेरा गया है। गढ़ी और नगर को एक ही सुरक्षा दीवार से घेरा गया है। तो लोथल और सुरकोतड़ा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि वो कौन से हड़प्पाई नगर हैं जिनको एक ही सुरक्षा दीवार से घेरा गया है। तो वहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन से हैं, लोथल और सुरकोतड़ा। तो लोथल और सुरकोतड़ा को एक सुरक्षा दीवार से घेरा गया है, जबकि चन्हूदड़ों में किलेबंदी का प्रमाण नहीं प्राप्त होता है। चन्हूदड़ों में किलेबंदी का प्रमाण नहीं प्राप्त होता है, ये ध्यान रखना है। ये चीज़ें हमें चन्हूदड़ों में देखने को नहीं मिलती हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि चन्हूदड़ों में किलेबंदी का प्रमाण नहीं प्राप्त हुआ है, जबकि लोथल और सुरकोतड़ा में गढ़ी व निचले नगर का एक सुरक्षा दीवार प्राप्त है। हमने बताया है कि हड़प्पाई सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते थे, और आप देखिए कैसे प्राकृतिक या बाढ़ वगैरह, जैसे बाढ़ से बचने के लिए या कुछ अन्य सुरक्षा, जैसे लगता है सुरक्षा के निमित्त उन्होंने सुरक्षा दीवार के निर्माण कराया था। तो हम लोगों ने इनके नगर नियोजन के बारे में देख रहे हैं। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अब ईंटों के बारे में। हम देख रहे हैं कि ईंटों को जोड़ने के लिए इंग्लिश बॉन्ड पद्धति का प्रयोग किया जाता था। इंग्लिश को जोड़ने के लिए, ईंटों को जोड़ने के लिए इंग्लिश बॉन्ड पद्धति का प्रयोग किया जाता था। और कैसे, जैसे आप देखते हैं हम लोग गांव में कि एक जो ईंटे की दीवार होती है, हम लोग सीधा सीधा ईंटा करके आगे की तरफ बढ़ाते हैं, और दूसरा फिर उस पर मतलब अपोजिट करके हम उसे बनाने का काम करते हैं। जैसे यहाँ पर ये ईंटा रखते जा रहे हैं और बाद में यहाँ पर ये ऐसे ईंटा रख दे रहे हैं, तो इस पर क्या है, दीवार क्या हो जा रही है, मजबूत हो जा रही है। इस पद्धति को क्या कहा जाता था, इंग्लिश बॉन्ड पद्धति कहा जाता था। सामान्यतः ईंटों का जो आकार था 4:2:1 था। यह प्रश्न कई बार आपसे पूछा गया है कि हड़प्पाई जो ईंटों का प्रयोग करते थे उनका आकार कैसा था, तो 4:2:1। ये ध्यान रहे, ये इंग्लिश बॉन्ड पद्धति का प्रयोग करते थे जुड़ाई के लिए, और इनके ईंटों का आकार 4:2:1 अर्थात लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की बात की जा रही है। और यही नहीं, मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ी ईंट का प्रमाण प्राप्त हुआ है। सबसे बड़ी ईंट का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो हमें मोहनजोदड़ो के बारे में भी ध्यान रखना है। हम इनके भवनों के बारे में देखें, सीढ़ी को देख करके पता चलता है कि हड़प्पाइयों का जो भवन था वो 1 मंजिला, 2 मंजिला या बहुमंजिला बनाए जाते थे। सीढ़ी ऐसे प्रमाण है जिससे देख करके कमोबेश महसूस होता है कि इनके भवन कई मंजिला बने हुए थे। और यही नहीं, प्रत्येक घर में रसोई, आंगन, स्नानागार, शौचालय आदि बने हुए थे। हड़प्पाई प्रदर्शनवादी नहीं थे बल्कि बड़े उपयोगितावादी थे, और उपयोग की जितनी भी सामग्री थी हड़प्पाइयों के घर में देखने को मिलती है। और आप देख रहे हैं कैसे रसोई, आंगन, स्नानागार, शौचालय आदि के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। आज हम शौचालय के लिए सरकार द्वारा कई योजनाओं और यही नहीं कई प्रकार के प्रचार किए जा रहे हैं। आपने खुद देखा है कि विद्या बालन, अमिताभ बच्चन जैसे लोग घर में शौचालय होने की बात को बार बार जनता के लिए जागरूक कर रहे हैं। लेकिन हड़प्पाई कितने समझदार थे कि उनके हर घर में शौचालय हमें देखने को मिल रहा है। और यही नहीं, हम आंगन की भी बात कर रहे हैं। आज भौतिकतावाद के चमक में हम आंगन देख रहे हैं, हमारे यहाँ समाप्त होता जा रहा है। लेकिन हड़प्पाई आंगन के महत्व को जानते थे। वो जानते थे कि आंगन से हमें पर्याप्त प्रकाश और हवा प्राप्त होती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। तो ये कहीं न कहीं जीवन को वैज्ञानिक ढंग से जीना चाहते थे या जीते थे। और यही नहीं, लकड़ी के सातिर एवं बीम पर छत डाला जाता था। ये सातिर और बीम पर क्या डाला जाता था, छत डाला जाता था। और देख रहे हैं कि इनकी छतों में सातिर बीम, ये बीम और सातिर का प्रयोग करने लगे थे। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कि इनकी ईंटों का आकार सामान्यतः
4:2:1 था और दीवार निर्माण में ये इंग्लिश बांध पद्धति का प्रयोग करते थे। सबसे बड़ी ईंट मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। इनके भवन 1 मंजिला, 2 मंजिला या बहुमंजिला होते थे। सीढ़ी मिलने के प्रमाण के कारण ये बड़े उपयोगितावादी थे और जिसके चलते हुए जो भी घर पे जितनी भी ज़रूरतें हुआ करती थी इनके यहाँ हुआ करती थी, जैसे शौचालय, रसोई, स्नानागार, ये सारी चीज़ें आपको इनके भवनों के अंदर देखने को मिलेगी। और इनके छत में साहतीर एवं बीम का प्रयोग किया जाता था। तो इस तरीके से हम लोगों ने भवनों के बारे में बात की। और देख रहे हैं हड़प्पाइयों के घर के जो दरवाजे थे वो सड़कों की तरफ खुलते थे। किसकी तरफ? सड़कों की तरफ खुलते थे। लेकिन अपवाद है लोथल। लोथल का जो दरवाज़ा था वो सड़क की तरफ, माफ़ करिएगा, मुख्य सड़क पर न खुल करके गलियों की तरफ खुलते थे, गलियों पे खुलते थे। हड़प्पाइयों के घरों के जितने भी दरवाजे थे वो गलियों में खुलते थे। हमने कहा कि जो अपवाद होगा वही महत्वपूर्ण है। और लोथल एकमात्र स्थान है जिनके दरवाजे गलियों की तरफ ना खुल करके मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। ऐसा अब देखा जाए कि स्वास्थ्य या सुरक्षा या कहा जाए कि निजता जैसे कारणों के चलते हुए ऐसा करते थे। और आप देख रहे हैं कि आप जब आपके दरवाजे सड़क की तरफ खुलते हैं तो कहीं न कहीं निजता और स्वास्थ्य पर भी कुप्रभाव पड़ता है। चूँकि ध्वनि प्रदूषण हो या वायु प्रदूषण हो वो सीधे सीधे आपको प्रभावित करता है, आपके हृदय को प्रभावित करता है, आपके मस्तिष्क को प्रभावित करता है और जिसके कारण आपका शरीर भी प्रभावित होता है। और यही नहीं, हम देख रहे हैं कि निजता का भी कोई महत्व नहीं रह जाता अगर सड़क पर दरवाजे खुल रहे हैं तो। लेकिन अगर गली में खुल रहे हैं तो आप देख रहे हैं जैसे आप इनके जो घर बने हैं ये सड़कें हो गई और ये सड़कों से ऐसे गली हो गई और गली से करके ऐसे इनके घर बनाए गए थे। और इधर देख रहे हैं दरवाजे तो, और यहाँ अगर कोई गेट लगा दीजिए तो पूरा का पूरा एरिया क्या हो गया? सुरक्षित हो गया। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं अगर यहाँ से कोई पतली गली निकाल करके और आप घरों का निर्माण कर रहे हैं ये, और दरवाजे आप देख रहे हैं गलियों में खोल रहे हैं, तो इस तरीके से अगर निर्माण हो रहा तो निश्चित तौर पर यहाँ पर कोई किसी प्रकार का गेट अगर आपका लग जा रहा है यहाँ पर, तो पूरी की पूरी कॉलोनी क्या हो जा रही है? सुरक्षित हो जा रही है। और देख रहे हैं प्रदूषण से भी थोड़ी बहुत मुक्त हो जा रही है। तो हड़प्पाई हमने बार बार कहा बहुत उपयोगितावादी थे और ये जानते थे कि वाकई हमें अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा कैसे करनी है, तो ये ध्यान रखना है। लेकिन ध्यान रखना है जो अपवाद, वो कौन सा हड़प्पाई स्थल है जिनके दरवाजे गलियों की तरफ ना खुल करके मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे, तो वह स्थल है लोथल। ऐसा हो सकता है व्यापार के कारण रहा हो। लोथल में बंदरगाह है, बहुत सारे चबूतरे हैं और आप देख रहे हैं व्यापारिक कारणों से हो सकता है कि इनके दरवाजे गलियों में ना खुल करके सड़कों की तरफ खुलते थे। जैसे आप प्रयागराज में कटरा आप देखिए, यहाँ प्रत्येक दुकान के अंदर घर है और आप देख रहे हैं घरों के जो भी दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क की तरफ खुलते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर देखा जाए ध्वनि प्रदूषण हो या वायु प्रदूषण हो, इन सारी समस्याओं से कहीं न कहीं बाजार ग्रसित रहता है और जिसका धन से परिवार भी झेलता है। तो हड़प्पाई ऐसा नहीं करते थे। अपवाद स्वरूप लोथल एकमात्र स्थल है जहाँ पर जो घर के दरवाजे हैं वो गलियों की तरफ ना खुल करके मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। हम नालियों की बात कर रहे हैं। नालियों की जुड़ाई में जिप्सम और बिटुमिनस का प्रयोग किया गया है। तो हड़प्पाई जिप्सम और बिटुमिनस का प्रयोग करते थे। इनकी नालियाँ पक्की ईंटों की बनी होती थी। इनकी नालियाँ किसकी? पक्की ईंटों की बनी होती थी। ये यहाँ पर स्पष्ट है, बनी होती थी। और कालीबंगा से कुछ लकड़ी की नालियाँ प्राप्त हैं। चन्हू से मिट्टी की पक्की नालियाँ प्राप्त हैं और यहीं पर देख रहे हैं सीढ़ीदार सार्वजनिक लोथल से नालियाँ प्राप्त हैं। मिलान करने के लिए इस तरीके से आ सकता है कि निम्नलिखित में से क्या सत्य है क्या गलत है, और किसी एक स्थल का नाम दे करके उसको गलत मिलान करके आपसे वो बातें कही जा सकती हैं। तो हम देख रहे हैं कि कालीबंगा से लकड़ी की नाली है, चन्हू से मिट्टी की पक्की नाली है और लोथल से सीढ़ीदार सार्वजनिक नाली के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो ये मिलान करने के लिए आपको कभी भी मिल सकते हैं प्रश्न। चंदोड़ से मिट्टी की नाली, कालीबंगा से लकड़ी की नाली और लोथल से सीढ़ीदार सार्वजनिक नाली का प्रयोग हुआ है।
अगर हम सड़कें देखें तो सड़कें कच्ची ईंट की बनी हुई थी, अपवाद स्वरूप कालीबंगा और मोहनजोदड़ो से पक्की ईंटों से सड़कों को बनाए जाने का प्रमाण प्राप्त होता है। पूरी तरह से नहीं, हल्का प्रमाण प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से कि पक्की ईंटों से सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, इस काल में कच्ची ईंटों से सड़कों का निर्माण किया जाता था। पुराने समय में हम गांव में याद करें तो जब गांव में कहा जाए ईंट का जो भी खड़िंजा वगैरह नहीं बिछा था तो सीधे सीधे मिट्टी के चक्रोट हुआ करते थे और उनमें 2 लीक बनी हुआ करती थी। उसी लीक को चल करके आप देख रहे हैं लोग अंधेरे में भी अपने घर पर पहुंच जाते थे। कारण उसका था कि वो बिल्कुल साफ़ सुथरा और सफ़ेद हो जाती थी चलते चलते एकदम, और जिसके कारण लोग उसी लीक को पकड़ करके अपने घर तक जाया करते थे। तो हम देख रहे हैं कि कमोबेश इसी प्रकार की परंपरा आपको हड़प्पाइयों के यहाँ देखने को मिलेगी, बशर्ते वो मिट्टी की जगह पर कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, कैसे समकोण पर, ये, और कहा जाए जो मुख्य सड़क थी उसे राजपथ की संज्ञा दी जाती थी। मुख्य सड़क को क्या कहा जाता था? राजपथ कहा जाता था। तो मुख्य सड़क को राजपथ कहा जाता था। यहाँ इस बात का ध्यान रखना है। जल प्रबंधन, अब हम यहाँ भी देखें खास तौर पर कि इस तरह के सड़कों के निर्माण आज हमारे यहाँ जो भी सुव्यवस्थित नगर का निर्माण किया जा रहा है, करने का प्रयास किया जा रहा है। तो हमने देखा कि हड़प्पाइयों की जो सड़कें थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और जो सबसे प्रमुख सड़क थी या मुख्य सड़क थी उसे हम राजपथ कहते थे। तो हम जल प्रबंधन के आगे देख रहे हैं कि हड़प्पाई पीने, नहाने और सिंचाई के लिए उत्तम कोटि का जल प्रबंधन किया करते थे, क्योंकि मोहनजोदड़ो के प्रत्येक घरों में कुएँ पाए गए हैं। आप देखिए, क्योंकि प्रत्येक घर में कुएँ भी हैं, बृहत स्नानागार है और जल संरक्षण करने के लिए तालाब का भी निर्माण हड़प्पा के कई स्थलों से हमें देखने को मिलता है। तालाब के बारे में कई संदर्भ में क्या किया जाए, धौलावीरा से हमें 16 जलाशय देखने को मिलते हैं खास तौर पर। तो हमें देखना है कि हड़प्पाई जल प्रबंधन के प्रति कितने जागरूक थे और जल को कैसे वो सुरक्षित और संरक्षित रहते थे। आज के समय में लोग बता रहे हैं कि आने वाली जो भी समस्याएं होंगी उनमें जल भी एक होगा। कारण है कि जल ही जीवन है और हम जल के महत्व को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन हड़प्पाई जल के महत्व को बहुत बेहतर ढंग से समझते थे। और आप देख रहे हैं कि हमें हर जगह जल प्रबंधन का भी प्रमाण प्राप्त हो रहा है। प्रत्येक घर में कुएँ भी मिल रहे हैं, बृहद स्नानागार भी मिल रहा है और धौलावीरा से हमें 16 जलाशय भी प्राप्त हो रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जो जलाशय इनके जीवन में भी महत्व, और वर्तमान समय में आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय है कि गांव तालाब के आसपास जो भी गांव के आसपास जो भी तालाब हैं उनको 3.5 मीटर गहरा करके उनका सौंदर्यीकरण कराया जाए, ताकि जल स्तर बना रहे, चाहे वो आपके कुएं का हो, नल का हो, जिससे गांव में जल के स्तर पर कोई समस्या उत्पन्न ना हो पाए। लेकिन हड़प्पाई कितने जागरूक थे, पहले ही से आप देख रहे हैं जल संरक्षण को उन्होंने ध्यान में रखा, जिसके चलते हुए धौलावीरा से हमें 16 जलाशय प्राप्त हो रहे हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। आगे अन्नागार के बारे में बात हो रही है। अन्नागार, हड़प्पाई न केवल अनाजों का उत्पादन करते थे बल्कि उसकी सुरक्षा में भी विश्वास करते थे। और आप देखिए, जहाँ पर अन्नागार का भंडारण होता है, अन्न की सुरक्षा होती है, वहाँ खाने की वस्तुओं में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है। तो हम देख रहे हैं वर्तमान समय की भी एक बहुत बड़ी समस्या है और जिसका निदान हम हड़प्पाइयों से प्राप्त कर सकते हैं अन्नागार के माध्यम से। हमारे यहाँ एक समय चीज़ें सस्ती होती हैं तो हम उसकी कीमत नहीं करते हैं, लेकिन जब चीज़ें महंगी हो जाती है तो हम उसी के लिए आवाज़ उठाते हैं। और उसका कारण एकमात्र है कि हम अनाज को जितना खाते नहीं हैं उससे ज़्यादा बर्बाद करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ भंडारण की एक बहुत बड़ी समस्या रही है। घर में जो भंडारण करते हैं कमोबेश कभी कभी उसमें भंडारण सही ढंग से नहीं हो पाता है, बहुत सारे कीड़ पतंगे लग जाते हैं और जिसके कारण भारी नुकसान भी सहना पड़ता है। और हम नुकसान अगर अनाज का सह रहे हैं तो अनाज का ही नुकसान नहीं हो रहा है, अनाज के साथ साथ उतनी ज़मीन का भी नुकसान हो रहा है जितनी ज़मीन में उत्पादन किया गया था। उन लोगों के श्रम का भी नुकसान हो रहा है जिन लोगों ने श्रम के माध्यम से उतना अनाज उगाने का काम किया। उन लोग, हम ये भी कहा जाए कि सरकार की सब्सिडी का भी नुकसान हो रहा है जिन्होंने सब्सिडी दे करके उस कार्य को बढ़ाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। और यही नहीं,
हम ये भी देख रहे हैं कि उतना जल और प्राकृतिक संसाधनों का भी बर्बादी है अगर हम अनाज को बर्बाद करते हैं तो। और हमारी समस्या का बहुत बड़ा समाधान अन्नागार से भी प्राप्त हो सकता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हड़प्पाई काफ़ी जागरूक थे और अन्नागार का निर्माण करते थे। मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ा इमारत अन्नागार ही है। कहाँ अन्नागार है, जबकि हड़प्पा और कालीबंगाल होथल से भी अन्नागार प्राप्त हुए हैं। और जो हड़प्पा का जो अन्नागार है वो दुर्ग क्षेत्र से बाहर रावी नदी के तट पर है। दुर्ग क्षेत्र से बाहर रावी नदी के तट पर है। लेकिन अगर हम देखा जाए कि पूरे हड़प्पाई स्थलों में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, तो वह थी अन्नागार। इसके बाद हम श्रमिक बस्ती की बात कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हड़प्पाई काफ़ी जागरूक थे और इन लोगों ने जो काम करवाते थे, काम करने वाले जो लोग होते थे, उनके रहने के लिए श्रमिक बस्ती का भी निर्माण कराया था। तो श्रमिक बस्ती के बारे में भी हम देख रहे हैं, हड़प्पा से श्रमिक बस्ती के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। और यही नहीं, ये बहुत बड़ी आज के समय की चुनौती है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो भी हमारे कार्य क्षेत्र हैं, अगर हमारी बस्ती उससे दूर है तो पहुंचते पहुंचते हमें बहुत सारी समस्याओं का समाधान समस्याएं हमारे लिए होती है और जिसका हम समाधान नहीं कर पाते हैं, जिसका प्रभाव हमारे कार्य पर पड़ता है। लेकिन हम देखते हैं कि समय पर अगर हम पहुंच रहे हैं और एकदम शांत तरीके से काम कर पा रहे हैं, तो इसके पीछे यह भी कारण है कि हमारी जो बस्ती है हमसे जुड़ी हुई है और हम सही समय पर निकल रहे हैं, वहाँ पहुँच रहे हैं और सही ढंग से कार्य कर रहे हैं, जिससे उत्पादन हो रहा है और चीज़ें अगर सकारात्मक हैं तो निश्चित तौर पर विकास संभव है। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि श्रमिक बस्ती का प्रमाण हमें हड़प्पा से प्राप्त होता है। हड़प्पाई काफ़ी जागरूक थे और यही नहीं, स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन, पुरोहित आवास जैसे बहुत महत्वपूर्ण ऐसे भवन हैं जो इनके नगरों के हिस्से थे और कहीं न कहीं नगर के विशेषता के प्रमुख कारण भी बने। तो हम हड़प्पा के नगर नियोजन पर सामान्य तरीके से बात कर रहे हैं। बाकी हड़प्पाइयों का राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और यही नहीं, अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पर बात कर लिया नगर नियोजन का, तो आगे जो हमारा लेक्चर होगा वो हड़प्पा के कुछ प्रमुख नगर हैं जिन्हें विद्वानों ने नगरों की संज्ञा दी है और उस हड़प्पाई स्थलों से के एक एक बातों के बारे में हम जानेंगे, स्थलों के बातों के बारे में हम जानेंगे। और यही नहीं, वहाँ से कौन सा महत्वपूर्ण प्रमाण प्राप्त होता है जिससे हड़प्पाइयों के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और कला पक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और साथ में हम यह भी देखेंगे कि इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर हम समझने का प्रयास करेंगे कि हड़प्पा जैसी एक विशाल सभ्यता थी, समकालीन संस्कृतियों में श्रेष्ठ सभ्यता थी, उसका अचानक कैसे पतन हो गया, ऐसी कौन सी गलती हुई, उन गलतियों को भी हम सुधारने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हम भी नगर कहा जाए नगरीय चरण से गुजर रहे हैं और हमें भी उस संपूर्ण बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि इतिहास का विद्यार्थी अतीत से भी ज्ञान प्राप्त करता है। तो उस ज्ञान के माध्यम से हम देखेंगे कि अपने भविष्य को बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो जल्दी ही अपने हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जहां पर हम हड़प्पा के एक एक स्थलों के बारे में हम चर्चा करेंगे और वहां से महत्वपूर्ण साक्ष्य जो प्राप्त हुए मिलान करने के लिए अक्सर यह प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम देखेंगे, इन प्रश्नों को समझने के बाद हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो ठीक है, जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।